अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। और आज हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता का आर्थिक स्ट्रक्चर। कल हमने इसकी सामाजिक प्रणाली देख ली है, कैसे ये समाज बना है, इसमें क्या क्या इसका परिवार संस्था कैसी है, कैसा समाज है, ये सब बता चुकी हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि इनका आर्थिक तंत्र कैसा है। सबसे ज्यादा किसी भी सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट रखता है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का आर्थिक तंत्र। और इसका तो खासकर क्योंकि जो सिंधु सभ्यता है ये अपने आप में इनका आर्थिक तंत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इसी वजह से हम इनकी जो है इसी वजह से हमें पता चलता है कि कितने ज्यादा समृद्ध थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास की सच्चाई इस स्टडी धावक के साथ। तो सबसे पहले हम लोग इनका देखते हैं आर्थिक स्ट्रक्चर था कैसा। आर्थिक का मतलब है आर्थिक बोलो या अर्थव्यवस्था क्या है, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। अगर हम लोग इनके अर्थव्यवस्था की बात करें तो इनका अर्थ देखो, हर समाज में अर्थव्यवस्था की कोई ना कोई कड़ी होती है जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा मजबूत चीज ये है। फॉर एग्जाम्पल, वर्तमान में भारत के सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में कौन हेल्प करता है? प्राथमिक क्षेत्र की यानी कि कृषि। कृषि का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अब हमारा सेवा क्षेत्र बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। हमारी जो सर्विस इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करती है हमारी जीडीपी में, हमारी अर्थव्यवस्था में। तो उसी तरीके से आज हम 5,000 साल पहले की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, यानी कि सिंधु सभ्यता की क्या अर्थव्यवस्था थी। सीधे सी बात है, उस समय टेक्नोलॉजी वगैरह तो थी नहीं, तो छोटी मोटी आम सी होगी। वैसे अगर हम प्राचीन भारत में किसी भी समाज को पढ़ते हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था क्या पढ़ते हैं हम? कृषि। वही इसकी भी कुछ ना कुछ ऐसी अर्थव्यवस्था थी। तो हम इसकी अर्थव्यवस्था को 3 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका कृषि, सेकेंड है इसका पशुपालन, और तीसरा है इसका व्यापार, ट्रेड। इन 3 स्तरों पर हम लोग इसकी अर्थव्यवस्था को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कृषि में। तो इनके कृषि में ये किस किस फसलों की कृषि करते थे ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। सबसे पहले इनकी जो ज्यादातर कृषि की फसलें मिली है ना वो रबी की है। रबी कौन सी होती है? ऐसी फसलें जिन्हें हम लोग जाड़ों में बोते हैं और मार्च अप्रैल के महीने में काटते हैं। तो इनकी भी ज्यादातर फसलें कुछ इसी प्रकार की थी। ये लोग ज्यादातर किस महीने में बोते थे? ये लोग बोते थे जाड़े के महीने में और काटते थे मार्च और अप्रैल के समय में। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी जो कृषि है ना इसमें 9 तरीके की फसलें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 9 फसलों को ये मुख्यतः जो है अपना ग्रो करते थे। मतलब इनकी इकोनॉमी का एक मुख्य आधार ये 9 फसलें हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इन 9 फसलों के नाम लिखिएगा। पहली फसल का नाम लिखना गेहूं। गेहूं जो हर इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि गेहूं, रागी, चावल, बाजरा ये ऐसी चीजें हैं जो मेन सोर्स होती है फूड का। ठीक है, तो गेहूं, यहाँ पर गेहूं की 3 किस्में पाई जाती थी। 3 किस्में। 3 किस्मों का मतलब क्या होता है? 3 अलग अलग तरीके की वैरायटीज होती हैं, जो 3 अलग अलग तरीके की यानी कि वैरायटी। जैसे हमारे देश में किसी टाइम पर जैसे कि हमारे देश में किसी समय पर एप्पल की 40,000 से ज्यादा प्रजातियां थी, मतलब एक किस्म थी। उसी तरीके से यहाँ गेहूं की 3 किस्में थी, यानी कि वो अलग अलग, जैसे कुछ गेहूं की छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, मतलब तीनों में कुछ ना कुछ अलग अलग विशेषताएं होंगी। नंबर 1। नंबर 2, जौ की 2 बालियां। जौ की 2 बालियां या 2 किस्में कह सकते हैं आप, जौ की 2। नंबर 3, कपास, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इकलौता यही अपनाते थे, सॉरी यही कृषि करते थे, कपास। नंबर 4, मटर। नंबर 5, खजूर। मैंने आपको बताया था ना इनके फूड में खजूर भी एक इंपॉर्टेंट चीज था। कितने होंगे? नंबर 5। नंबर 6 में लिखना आप तरबूज। नंबर 7, राई। नंबर 8, सरसों। एंड नंबर 9, तिल। तो ये 9 प्रकार की फसलें थी जो इनकी अर्थव्यवस्था में इंपॉर्टेंट थी, इनके कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ये कौन कौन सी है? गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में, कपास, मटर, खजूर, तरबूज, राई, सरसों और तिल। तो ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट इनकी फसलें थी। ये आपको लिखनी है, ये 9 फसलें इनकी कृषि में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती। ठीक है, तो ये जो सरसों, राई, तिल है इसका तो ये लोग आप समझ ही सकते हैं तेल वगैरह बना के भी यूज करते होंगे। बाकी इन चीजों का ये अपनी तरीके से भोजन बनाते हैं। कपास से क्या बनता है? वस्त्र बनता है। बाकी मटर, खजूर वगैरह ये इनके फूड में आइटम्स में शामिल होते थे। एक बार अब इसका वो खींच लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट।
अब हम लोग इसके कृषि के बारे में और फैक्ट्स भी जानते हैं। अब देखो यहाँ पर जो सवाल बन सकते हैं, फैक्चुअल सवाल, वो क्या है। यहाँ जो ये मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़े लेवल में फैली हुई है, 3 देशों को तो इसने घेरा ही है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अब इतने बड़े जो जगह है, इसमें सिर्फ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये 2 शहर तो नहीं रहे होंगे, शहर तो और भी रहे होंगे, हाँ, लेकिन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एक तरीके से केंद्र वाले शहर थे। केंद्र मतलब जैसे दिल्ली हमारे भारत की मेन केंद्र है, बेंगलुरु, चेन्नई, ये हमारे जो है मेन शहर है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही शहर है, उसके अलावा और भी शहर है, जैसे सूरत है, जामनगर है, बहुत से ऐसे शहर अभी भी हमारे पूरे भारत में आते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी कुछ अन्य शहर मिलते थे। तो हम इसे कृषि से रिलेट करेंगे, यानी कि सवाल ऐसे बनता है कि ये वाली पर्टिकुलर कृषि किस शहर में सबसे ज्यादा होती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज हम गन्ने की बात करें तो गन्ना का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर राज्य कौन सा, वो है हमारा महाराष्ट्र। क्योंकि हम देखो महाराष्ट्र को हम किस रूप में जान रहे हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा गन्ना होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ भी देखेंगे कि कौन सी फसल किस जगह ज्यादा मिलती है, और ये चीज आपका पक्का क्वेश्चन में बनेगा, ठीक है। तो नंबर 1 लिखना बनवाली। बनवाली जो है एक जगह का नाम है। किस जगह का नाम? हड़प्पा सभ्यता में एक शहर है, एक जगह है बनवाली। बनवाली आपका पड़ता है हरियाणा में, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं बनवाली हरियाणा, वर्तमान का हरियाणा में, ठीक है। बनवाली हरियाणा में बढ़िया किस्म का जौ मिला है, बढ़िया किस्म का जौ, यानी कि जो उसकी वैरायटी होगी वो बहुत अच्छी रही होगी, ठीक है। तो बनवाली में क्या मिला? बनवाली ऐसे बनावली भी कहते हैं। तो यहाँ मिला है बढ़िया किस्म का जौ, बनवाली का है हरियाणा में। 1 पॉइंट लिखिएगा कि बनावली या बनवाली हरियाणा में बढ़िया किस्म का जौ मिला है। अब नंबर 2 लिखिएगा। अगला शहर है लोथल। लोथल जो कि गुजरात में है। ये सारे शहर मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी जब हम लोग इसका पूरा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सारे स्ट्रक्चर देख लेंगे ना, तो लास्ट में एक आपसे लिस्ट भी बनवाऊंगी जिसमें मैं आपके इसके शहर, वहां की खासियत और वहां जो भी केंद्र वगैरह और चीजें पूछी जाती है वो सब मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी, ठीक है। मिसलेनियस में हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो लोथल से क्या मिला? लोथल से बढ़िया किस्म का चावल मिला है, बढ़िया किस्म का चावल। और ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन बनते हैं कि चावल कहां से मिला है, बढ़िया किस्म का जौ कहां से मिला है, ठीक है, बढ़िया किस्म का चावल मिला है। या फिर इसे ऐसा भी कहते हैं कि धान की भूसी मिली है, धान की भूसी। अच्छा, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये मिली है? जैसे हम कहते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा गन्ना होता है, लेकिन हम कह रहे हैं मिली है, क्यों? क्योंकि ये सभ्यता अब है तो नहीं। अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हरियाणा के बनावली में सबसे अच्छा जौ मिलता है। अब वर्तमान में तो ये सभ्यता नहीं है, ये हमारी पहली प्राचीन सभ्यता है जिसके बारे में हम अभी स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमें क्या है? मिली है। मिली का मतलब है जब वैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों ने यहाँ खुदाई करी होगी तो वहां बीज मिले होंगे, जौ के बीज मिले होंगे, चावल के बीज मिले होंगे, धान की भूसी मिली होगी। तो इससे इन्हें क्या पता चलता? फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या है, अब तो हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, फिर उन्होंने चेक करा होगा ये किस किस्म का चावल है, इस किस्म में क्या फायदे हैं, तो इन्हें पता चला लोथल से जो चावल मिला है ये अब तक के और जगहों से मिले हुए चावल से सबसे बढ़िया किस्म का चावल मिला है। तो इट मीन्स इन्होंने कहा कि लोथल से अब तक का सबसे अच्छा चावल मिला है। उसी तरह बनावली में इन्हें जौ के दाने पड़े मिले होंगे, तो इन्होंने क्या कहा कि बनावली में जौ मिलता था। तो इस तरीके से हम कैसे पता लगा रहे हैं कि इतिहासकारों ने खोज की है और उसके आधार पर जो एविडेंस हमें दिए हम उसके आधार पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 चीजें लिख रही, पहले 2 पॉइंट लिखिए फिर तीसरा लिखवाती है। अब देखते हैं कपास। कपास जो थी ये तो इनकी मुख्य फसल थी, ये तो मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुकी हूँ कि इकलौते ये लोग थे जो कपास की खेती किया करते थे, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो टैक्स है, टैक्स जो है वो अनाज के रूप में लिया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, ये लोग अनाज को कर के रूप में लेते थे। अनाज को कैसे लेते थे? कर के रूप में, यानी कि टैक्स के रूप में लेते थे। जैसे वर्तमान में टैक्स किस रूप में लगता है? रुपया के रूप में, पैसा। लेकिन इस टाइम पे धन नहीं था, धन जैसे कोई चीज नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पर को टैक्स किस रूप में लिया जाता है? अनाज। अच्छा, इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? इसके बारे में जो हमें एविडेंस मिले हैं वो है अन्नागार। अन्नागार क्या होता है? देखो थोड़ा समझना, अन्नागार एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रखेगी, ठीक है। अन्नागार क्या है? अन्नागार आप ऐसा समझ दो कि बहुत बड़े बड़े पॉट्स बनाए हैं। पॉट्स यानी कि जो कहते हैं ना जिसमें सामान वगैरह रखते हैं,
कंटेनर्स टाइप के, बहुत बड़े बड़े लेवल में कंटेनर्स है। एक जगह है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के एक जगह से कंटेनर मिला है, मतलब पहले बीच में ऐसा सड़क टाइप की है, फिर यहाँ पर को 6 कंटेनर, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह 6 यहाँ पर भी है, तो 6 कंटेनर है, मतलब टोटल 12 है, 6 इधर है 6 इधर है। तो ये ऐसा कहा गया, ये ऐसे लाइन बारी से कंटेनर लगाए गए हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि शायद ये लोग जो कि है अनाज को टैक्स के रूप में कलेक्ट करते थे, क्योंकि यहाँ पर को जो है जब इन लोगों ने खोज की तो खोज से ये पता चलता है कि जो जमीन है, जमीन के नीचे से चावल गेहूं वगैरह के दाने मिले। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इन पोर्ट्स में पक्का अनाजों को इकट्ठा करके रखा जाता होगा, जो कि एज अ टैक्स लेते थे, और जब कभी जरूरत पड़ती थी अकाल के समय में ये टैक्स, ये जो अनाज है आम आदमियों पर बांटा जाता था। ठीक है, तो ये लिखेगा अन्नागार क्या है। मोहनजोदड़ो से एक विशाल अन्नागार मिला है, ऐसा लिखे, मोहनजोदड़ो से एक विशाल अन्नागार मिला है, जो कि 6-6 की पंक्ति में, जो कि 6-6 की पंक्ति में, जो कि 6-6 की पंक्ति में कुल 12 पॉट हैं। इसको आप पॉट कह सकते हैं, लेकिन वैसे जो इतिहासकारों ने इसमें लैंग्वेज दी है वो अन्नागार ही है। 6-6 की पंक्ति में 12 अन्नागार है, आप ऐसा कह सकते हैं। अन्नागार मतलब जो अन्न को रखने वाली चीज, उसे हम अन्नागार कहते हैं। ठीक है, तो 6-6 की पंक्ति में कुल 12 पॉट मिले हैं, जिसमें क्या लिया जाता था, अनाज टैक्स के रूप में लिया जाता था। ठीक है, ये आप जरूर लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अन्नागार, इतना समझ गए। और एक और चीज लिखिएगा कि अन्नागार के पास ही श्रमिक आवास मिला है, लिखना अन्नागार के पास ही श्रमिक आवास मिला है, श्रमिक आवास, अन्नागार के पास ही श्रमिक आवास मिला है। श्रमिक आवास का मतलब, इससे हमें यह पता चलता है कि इस टाइम पर भी माल ढुलाई के लिए लोग काम करते थे एज अ श्रमिक। यानी कि आप देखिए, अगर कोई, हाँ, जैसे टैक्स का कलेक्शन होता है, टैक्स को कलेक्ट करके बोरे में एक जगह से दूसरी जगह कोई ना कोई तो चाहिए ना ले जाने के लिए, तो वहां पर कोई ना कोई पक्का श्रमिक रहते होंगे जो कि इनको एक जगह से दूसरा जगह ले जाकर इन अन्नागारों में डालते होंगे। तो उसके आसपास से क्या मिला हमें, श्रमिक आवास, क्योंकि वहां से अन्नागार तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा आसान हो सकता है। तो हमें वहां से क्या मिला, एक श्रमिक आवास भी मिला है, अन्नागार के पास से हमें एक श्रमिक आवास भी मिला है, इतना लिख लीजिए। लिया आपने? लोथल से अनाज पीसने के लिए, अनाज पीसने हेतु चक्की के 2 पार्ट मिले, चक्की के पत्थरों के 2 पार्ट मिले, चक्की के पत्थरों के 2 पार्ट मिले हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे आपने चक्की देखी होगी ना, ऐसे घुमाते हैं, उसके जो 2 पार्ट है उसके बीच में गेहूं वगैरह डाला जाता है, फिर उसे पीसा जाता है। अब गेहूं कच्चा तो खाएंगे नहीं, सीधी सी बात है, उसका आटा बनाया जाएगा। तो लोथल से हमें क्या मिला है, अनाज को पीसने के लिए चक्की मिली है, उसके 2 पार्ट मिले, मतलब 2 बड़े बड़े पत्थर मिले हैं, जो किसके लिए काम आते थे, चक्की के रूप में अनाज को पीसने के लिए काम आते थे। ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा कृषि वाली व्यवस्था। अच्छा, एक दो चीज और, इस टाइम पर ना जो ये राजस्थान वाला इलाका है ये भी बहुत ज्यादा उपजाऊ था। क्यों? क्योंकि इसमें, अच्छा, इनको मुख्य जो है अनाज के लिए, देखो, मुख्य कृषि करने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है, अच्छी सॉइल होनी चाहिए, मिट्टी जो है आपकी उपजाऊ होनी चाहिए, वर्षा अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। अब इस टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज तो थी नहीं, क्योंकि इस टाइम में मानव बेचारे सीधे साधे लोग थे। तो इस टाइम पे इनका जो तापमान था बहुत अच्छे मात्रा में रहता था, बारिश अच्छी खासी होती थी, और जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी से इन्हें अच्छा खासा पानी मिलता था। ठीक है, तो ये पानी इन्हें कहाँ से मिलता था, सिंधु नदी। और जो राजस्थान का इलाका है ना, इस टाइम पे राजस्थान का इलाका भी बहुत अच्छा था, बहुत उपजाऊ इलाका था। जैसे वर्तमान में तो मरुस्थल बन गया है, लेकिन उस टाइम पे जो ये सिंधु नदी है ना, ये राजस्थान को भी पानी प्रोवाइड करती थी, जिसकी वजह से राजस्थान में भी कृषि की जा सकती थी। तो इसकी वजह से ये लोग साल में 2 बार कृषि कर सकते थे। तो पहला लिखना, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, यहाँ की मृदा बहुत उपजाऊ थी। ये पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से कृषि करने में बहुत मुश्किल आती थी।
तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो सही क्या रहेगा कि यहाँ की मृदा बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। आपसे ऐसा कहा जा सकता है निम्नलिखित स्टेटमेंट में से कौन सा कथन सही है, इस टाइप से। और सेकंड लिखना इसकी वजह से नहीं, यहाँ की मृदा बहुत उपजाऊ थी जिससे यहाँ वर्ष में 2 फसलें होती थी। इस टाइम पर जो राजस्थान वाला इलाका था वो भी उपजाऊ था। अच्छा, इन्हें जल कहाँ से मिलता था? सिंधु नदी से जल प्राप्त, लिखो सिंधु नदी से जल प्राप्त होता था। इन्हें सिंधु नदी से जल प्राप्त होता था। यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ थी जिसकी वजह से यहाँ वर्ष में 2 फसलें पूरी तरीके से बनके तैयार हो जाती थी। ये ज्यादातर किस टाइप की फसलें उगाते थे? रबी वाली, यानी कि लोग जाड़ों के मौसम में बोते थे और मार्च अप्रैल के मौसम में ये लोग फसलों को काटते थे। ठीक है, और वो 9 फसलें कौन सी है ये मैं आपको लिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। अब एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आप कोशिश कीजिए कि आप मेरे साथ ही नोट्स बनाते हुए चले। जो नहीं बना पा रहे वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से आप अपने नोट्स बना लेना। फिलहाल आप अभी यहाँ पर को थोड़ा समझने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और जो लिख पा रहे हैं वो भी थोड़ा समझिए भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखना ही है, समझना भी है। सेकंड जो अर्थव्यवस्था में मेन रोल निभाता है वो है इसका पशुपालन। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, हमने एग्रीकल्चर देख लिया, अब हम देंगे पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन भी किसी सभ्यता के लिए, किसी भी समाज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जहां का क्लाइमेट अच्छा हो, जहां अच्छी खासी घासें होती हो, पानी अच्छी खासी मात्रा में हो, वहां पर पशुओं को पालना भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। क्योंकि पशुओं से एक तो हमें डेयरी प्रोडक्ट मिल जाता है, दूसरा मांसाहारी लोगों के लिए मीट वगैरह की भी उपलब्धता हो जाती है, और तीसरा वस्त्र वगैरह मिलता है, जैसे ऊन के कपड़े मिल जाते हैं, रेशम मिल जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि पशुपालन में ये किन किन पशुओं को पालते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से पशुओं को पालते थे और कौन से पशुओं को इन्होंने नहीं पाला। ये इससे एक सवाल बनता है फैक्चुअल, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस पशु को ये नहीं पालते थे, और उससे सबसे ज्यादा सवाल बना है अब तक का। पहले देखते हैं कि किन किन पशुओं को पालते थे। लिखिएगा, ये लोग पालते थे बैल, बकरी, सुअर, मुर्गी, ऊंट, हाथी, गैंडा, कुत्ता, बिल्ली, गधा, भेड़, इनको तो ये पालते थे। बाकी जो एक्स्ट्रा यहाँ पर पशु मिलते थे मैं एक बार उनके बारे में भी बता दे रही हूँ। ठीक है, हिरण, बाघ, मोर, ये तो पालने वाले हैं। बाकी ये लोग जो है एक्स्ट्रा और जो कि इन इलाकों में मिलते थे। ठीक है, तो ये सारे जो है यहाँ पर को जानवर मिलते थे और इनका पालन करते थे। देखो, मुर्गी हो गई, बकरी, इन चीजों से, इनसे इन्हें क्या मिलता है? अंडे, दूध वगैरह मिल जाते थे। बाकी लोगों को क्या है, ये एज अ मीट लेते थे, उन्हें कंज्यूम करते थे मीट के रूप में। बाकी इन्हें ऊंट से, गधे से सामान ढुलाई के लिए आसानी हो जाती थी। इस टाइम में गाड़ी वगैरह तो थी नहीं, तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कौन हेल्प करते हैं? गधे, घोड़े, घोड़ा नहीं था, गधे, भेड़ वगैरह ये काम आते थे। भेड़ वगैरह से इसकी जो स्किन थी उससे क्या बन जाते थे? कपड़े वगैरह बन जाते थे, ऊनी कपड़े बनते थे। तो पशुपालन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें लिखना, पशुपालन में इन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते थे, या फिर लिखेगा दूध, अंडे वगैरह मिल जाते थे। नंबर 1, पशुपालन से इन्हें दूध, अंडे मिलते थे। नंबर 2, भेड़, बकरी वगैरह से इन्हें ऊनी कपड़े मिलते थे। भेड़ बकरी से इन्हें ऊनी कपड़े मिलते थे। और तीसरा, बाकी अन्य जानवरों से इन्हें मांस प्राप्त होता था। बाकी अन्य जानवरों से इन्हें मांस प्राप्त होता था। बाकी अन्य जानवरों से इन्हें मांस प्राप्त होता था। और लिखना, गधा, गधा, गधा और ऊंट, गधा और ऊंट, गधा और ऊंट इनके सामान ढुलाई में काम आता था। गधा और ऊंट का प्रयोग सामान ढुलाई के लिए किया जाता था, या फिर गधा और ऊंट सामान ढुलाई में काम आता था। ठीक है, तो पशुपालन का ये इंपॉर्टेंस था। अब जो मेन फैक्ट है अब उसे सुनिए।
ये लोग गाय के बारे में नहीं जानते थे। या फिर पहला पॉइंट देखो, किसी भी जानवर के बारे में अगर सोचो ना, आपको मेनली क्या आते हैं? बकरी, गाय, भेड़, मतलब ये वाले जो ऐसे जानवर है खासकर दिमाग में आते हैं गाय। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लो कि ये लोग गाय को नहीं पालते थे। वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना, ये लोग, ये क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से जानवर को नहीं पालते थे, तो लिखना है ये लोग गाय को नहीं पालते, गाय को नहीं पालते थे, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट लिखो, ये लोग घोड़े को नहीं जानते थे। इन दोनों पॉइंट को जितना हो सके वेरी इंपॉर्टेंट में डाल देना, मतलब रट लेना, ऐसा सवाल है। और ये सवाल बहुत ज्यादा जगह में पूछा गया। ये कौन से जानवर को नहीं जानते थे, कौन से जानवर को इन्होंने पालतू नहीं बनाया, तो ये गाय को पालतू नहीं बनाते थे और घोड़े को नहीं जानते थे। अच्छा, एक सवाल ये ना थोड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि ये लोग घोड़े को जानते थे, कुछ कहते घोड़े को नहीं जानते थे। इतिहासकार की बात कहें तो पहले पहले जो किताबें छपी है, पहले में जो भी इतिहासकारों ने अपने बताया है, उसमें ज्यादातर ये है कि ये लोग घोड़े को नहीं जानते थे। अब जो नई नई खोजें हो रही हैं उसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें मिली है जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग घोड़े को जानते थे। जैसे कि कुछ जगह में ऐसी हड्डियां मिली है जो कि घोड़े के समान है, तो इन्हें लगता है कि ये लोग घोड़े को जानते थे। दूसरा, कुछ जगह ऐसे हमें खेल खिलौने मिले हैं जो कि घोड़े से मिलते जुलते थे, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये लोग घोड़े को भी जानते थे। बट अभी तक का प्रूफ नहीं हुआ है कि ये लोग घोड़े को जानते थे या नहीं। लेकिन फिलहाल अगर अभी आपके क्वेश्चन में आता है ये जानते थे नहीं, तो आप नहीं में करिएगा, ठीक है, कि ये लोग घोड़े को नहीं जानते थे। और दूसरा, इन्होंने गाय को कभी भी पालतू पशु नहीं बनाया था। ये दो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको बताती हूँ पशुपालन से रिलेटेड। इसको मिटा दे रही हूँ मैं, ठीक है, जिसने नहीं लिखा है जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, नंबर 1, ये एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु को, ये एक श्रृंगी पशु को पवित्र मानते थे। पवित्र व पवित्र व इम्पोर्टेंट, जरूरी, जरूरी मानते थे। जो एक श्रृंगी पशु है, एक श्रृंगी पशु क्या हो सकता है? गैंडा, तो गैंडा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड, कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड, ये दोनों इनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे। एक श्रृंगी पशु और कुबड़ वाला सांड। एक श्रृंगी पशु को बहुत जगह यूज एज अ, इसको धार्मिक, सॉरी, राजकीय चिन्ह भी कहते हैं। मतलब क्योंकि बहुत सी ऐसी मोहरें मिली है, जब व्यापार करते थे ना, ट्रेड एक जगह से दूसरी जगह, तो वो जो मोहरें होती थी, मोहरों पे ना बहुत सी जगह एक श्रृंगी पशु मिला है। इससे पता चलता है कि ये शायद इनका राजकीय पशु हो सकता था। और वहीं कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाले सांड को ये लोग बहुत ज्यादा धार्मिक, मतलब दोनों की ही ये लोग पवित्र मानते थे। दोनों की कुछ ना कुछ अपनी धार्मिक रूप से इंपॉर्टेंस था। तो लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट एक श्रृंगी पशु का था, किसमें? इसको राजकीय चिन्ह के रूप में लिख लीजिएगा, इसे राजकीय चिन्ह के रूप में माना जाता था, इसे राजकीय चिन्ह माना गया। ये मैं आगे बताऊंगी आपको, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और इसे धार्मिक माना गया, ठीक है। ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक श्रृंगी पशु को हम बहुत सी राजकीय चीजों में यूज करते हुए देखते हैं, बहुत से मोहरों में है, और भी कोड़ियों वगैरह में हम एक श्रृंगी पशु को देखते हैं। वहीं कुबड़ वाले सांड को हम एज अ मूर्ति देखते हैं, बहुत से इसके भी मोहरों वगैरह में कुबड़ वाला सांड भी है। तो ये दोनों इनके प्रिय पशु थे, मतलब इंपॉर्टेंट पशु थे ये दोनों, ठीक है। इन दोनों को भी आप लिख लीजिए। इनके तीसरी अर्थव्यवस्था में, तो पहली की दो अर्थव्यवस्था आपको समझ में आ गई, कौन कौन सी है? कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैंने आपको लिखा दिए। अब हम इनकी चलते हैं तीसरी, जो की है व्यापार। अच्छा, व्यापार, मैं पहले आप ये बताइए, व्यापार में ये किस चीज का व्यापार करेंगे? वस्तुओं का व्यापार करेंगे, जो वस्तुएं ये बनाएंगे। तो व्यापार में सबसे पहले हम इनका पढ़ते हैं उद्योग धंधे, मतलब कौन कौन से ये लोग उद्योग धंधे चलाते थे, कौन कौन सी ये वस्तुएं बनाते थे जिसका ये लोग फिर बाद में व्यापार करते थे। तो सबसे पहले लिखना उद्योग धंधे में प्रस्तर कला। प्रस्तर कला का मतलब होता है ऐसे कला जो पत्थर में बनाई जाती थी। तो फर्स्ट लिखना प्रस्तर कला। प्रस्तर मतलब कि पत्थर,
तो दो धंधे में कौन सा आता है? पहला प्रस्तर कला, रॉक आर्ट। रॉक आर्ट का मतलब क्या है? पत्थरों से बनाई जाने वाली चीजें। तो पत्थरों से क्या क्या चीजें बनती है? सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? हथियार। हथियार बना सकते हैं हम, इनकी मूर्तियां बना सकते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा पत्थरों से बनी हुई चीजें मिली है, वो है मूर्ति। तो पहला पॉइंट लिखिएगा मोहनजोदड़ो से। फर्स्ट में लिखना मोहनजोदड़ो से, आप लिखते जाइए मोहनजोदड़ो से पत्थर की एक पुरोहित की मूर्ति मिली है। पुरोहित की मूर्ति, पत्थर की एक पुरोहित की मूर्ति मिली है। तो लिखना मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहित की मूर्ति मिली है। पुरोहित मतलब समझते हैं? पंडित। अभी मैं इसका धार्मिक वाला पार्ट पढ़ाऊंगी, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप लिख लीजिए कि यहाँ से हमें क्या मिली? पुरोहित की मूर्ति मिली है, पत्थर की। ठीक है, तो ये पुरोहित की मूर्ति मिली। किस प्रकार की पुरोहित की मूर्ति है? इस पुरोहित ने ना एक प्रकार का शॉल ओढ़ा है। ठीक है, शॉल समझते हैं आप? ये इंटरनेट में भी है, आप एक बार से सर्च करेंगे तो उसकी मूर्ति मिल जाएगी। तो एक शॉल पहने हुए हैं हाफ, और हाफ इनका बदन खुला हुआ है। ठीक है, ऊपर ऊपर का हाफ शॉल पहने हुए हैं, और वो शॉल में क्या है? तिपत्तिया अलंकरण। तिपत्तिया का मतलब क्या होता है? तीन पत्ती की तरह कुछ इस तरीके से, इस तरीके से अलंकृत है। अलंकृत मतलब इस तरीके का डिजाइन बना है शॉल में। तो लिखना पुरोहित की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति मिली है जो तिपतिया अलंकरण में, जो तिपतिया अलंकरण में नहीं, जो तिपतिया अलंकरण की शॉल पहने हुए हैं। तिपतिया अलंकरण की शॉल पहने हुए हैं। कैसी शॉल पहनी है इन्होंने? तिपतिया अलंकरण मतलब उसमें तीन पत्ते दिखाए गए हैं, और उनके सर में एक पतला सा बैंड टाइप का। बैंड बोले तो जैसे आपने देखा होगा जो क्वीन पहनती है ना, ताज टाइप का पतला सा जो होता है, आजकल उसे टियारा भी कहते हैं हम लोग। उसमें फूल फूल होता है, बट यहाँ पे एक पतला सा पहना है, बीच में गोल टाइप का है, कुछ इस तरीके का पहना हुआ है, जिसे हम आज का टियारा कहते हैं। ऐसे माथे में पहना हुआ है इस टाइप का, फिर ये मुंह। ठीक है, इस टाइप का कुछ पहना हुआ है उन्होंने। उनका आपको देखने एक बार इंटरनेट में सर्च करना मिल जाएगा। तो ये पूछा जाता है ये मूर्ति किस चीज की बनी हुई है? तो आप कहेंगे पत्थर की। ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। क्या ऐसा पूछा जाएगा कि ये मूर्ति किस सभ्यता से जुड़ी हुई है? सिंधु सभ्यता से। ठीक है, सवाल किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है ना। मोहनजोदड़ो से ही, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। वीडियो पसंद आ रही है, क्लास पसंद आ रही है, तो साथ में लाइक भी करते चाहिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए, जल्दी कीजिए। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो की एक और जगह से भेड़ की मूर्ति मिली है। भेड़ की, जो किसकी बनी हुई है? पत्थर की। हम कौन सी कला पढ़ रहे हैं? प्रस्तर कला। तो सोचो यहाँ की कला कितनी महान होगी, या फिर ये लोग इतने ज्यादा डेवलप होंगे, इन्हें पत्थरों में उकेर कर भेड़ बनानी आ रही है, किसी इंसान का रूप बनाना आ रहा है। आप देखिएगा, आप इस बार इंटरनेट में सर्च करना, बहुत ज्यादा ऐसा लग नहीं रहा था कि ये उस टाइम के लोगों ने बनाया होगा। ऐसा लग रहा है जैसे आजकल के कोई इंसान ने इसे अच्छे से कला दी हो। तो सोचो उस टाइम में कला कितनी ज्यादा इनकी आगे डेवलप हो चुकी होगी कि इन्होंने इतनी खूबसूरत ये मूर्ति वगैरह बनाई है। मतलब मूर्ति इनकी जो अगर आप देखोगे तो ऐसे लगेगा किसी डेवलप व्यक्ति ने बनाई है, जिनको अच्छी खासी जानकारी हो, जिन्होंने सीखा हो, इन्होंने खुद ही सीखा होगा, फिर उसके बाद अपने आगे की पीढ़ी को पहुंचाया होगा। तो आप देखेगा कि ये मूर्तियां हैं, ऐसा लग नहीं रहा था कि इन लोगों ने बनाई है। तो इससे इनका क्या पता चलता है हमें? उद्योग, सॉरी, इनके विकास पता चलता है, इनकी कला के बारे में पता चलता है। अब ऐसी कला किसी जगह में मिलती हो तो उसका तो लोग व्यापार करना चाहेंगे, उस चीज को अपनी जगह मंगाना चाहेंगे, तो इन चीजों का भी बहुत ज्यादा व्यापार होता था। ठीक है, लिख लिया? अब लिखना हड़प्पा से तीन मूर्तियां मिली है। हड़प्पा से तीन मूर्ति मिली है, तीन मूर्तियां मिली है। ये व्यक्तियों की मूर्तियां हैं। ठीक है, मतलब पुरुष की, पुरुष क्या है, या किसी व्यक्ति की मूर्ति है, जिसमें से एक मूर्ति जो है वो नृत्यरत युवक की, नृत्यरत युवक की। नंबर 1 युवक। मतलब लिखना ऐसा कि हड़प्पा से तीन मूर्तियां मिली हैं, जिसमें से एक है नृत्यरत युवक। नृत्यरत युवक का मतलब है डांसिंग पर्सन की। कोई ऐसा लड़का है जो कि डांस की मुद्रा में, मतलब वो इस तरीके से वो बनाए गए, उसके हाथ पैर डांस को, डांस के मोशंस को दिखाते हैं।
तो इसमें लिखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नृत्यरत युवक की जो मूर्ति है वो किससे बनी है या ये किस जगह में मिली है। तो लिखना हड़प्पा में नृत्यरत युवक की मूर्ति मिली है। और ये नृत्यरत कैसे, क्योंकि इसका जो दाहिना पैर है वो जमीन पर है और बायां पैर उठा हुआ है, और उसके हाथ जो है दोनों हाथ वो डांसिंग के फॉर्म में, मतलब कुछ इस तरीके से मतलब जैसे डांस को परफॉर्म करते हैं ना उस तरीके से, और एक पैर उठाए एक पैर रखा है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझा रही। ठीक है, ये पूछा जाएगा कहाँ से ऐसी मूर्ति मिली है। तो डांसिंग पर्सन की मूर्ति कहाँ से मिली है हमें, हड़प्पा से। और ये किस चीज की बनी है, पत्थर की बनी। और बाकी यहाँ पे टेराकोटा की भी मूर्ति मिली है। टेराकोटा का मतलब क्या होता है, मिट्टी की मूर्तियां। देखना, ये भी लिख लो साथ ही में, टेराकोटा की मूर्तियां मिली है। मिट्टी नहीं कहेंगे हम, इसे कहते हैं टाइल्स। एक तरीके से टाइल्स पत्थर ही को कहते हैं। आपने टाइल्स देखे होंगे, वो वाले टाइल्स नहीं करे जो आजकल सफेद टाइप के बनते हैं, वो अलग टाइप के टाइल्स होते हैं ना, वो मोटे मोटे पत्थर से होते हैं। तो टेराकोटा की मूर्तियां भी मिली है। तो ये भी प्रस्तुत कला में ही आएगा। टाइल्स वगैरह भी पत्थर के बनते हैं वैसे तो। टेराकोटा की मूर्तियां बनी है, सॉरी टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं। तो टेराकोटा भी किसमें आएगा, पत्थर वाले में ही आएगा। ठीक है, ये लिख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो। अब हम इनका सेकंड व्यापार देखें तो सॉरी सेकंड उद्योग धंधा देखें तो अब हम देखते हैं धातु की वस्तुएं। धातु, मैंने आपको एक चीज तो बता दी थी पहले ही कि ये लोग तांबा और टीन को मिलाकर क्या बनाना जानते थे, कांसा। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हें कांसा बनाना आता था और कांसे से ये लोग बहुत सी वस्तुएं बनाते थे, औजार बनाते थे, घरेलू उपकरण बनाते थे, घर में जो यूज होते हैं वो बर्तन वगैरह बनाते थे। तो ये आप लिख लीजिएगा कि कांसे की वस्तुएं, कांसे की घरेलू वस्तुएं, घरेलू वस्तुएं, कांसे की घरेलू वस्तुएं, उसके अलावा औजार, मूर्ति, कांसे की मूर्तियां बहुत मिली है, मूर्ति आदि बनाते थे। कांसे की वस्तुएं, औजार, मूर्ति बनाते थे। में एक हमें जो एविडेंस मिला वो लिखना, मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है। एक नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है। कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। और लिखना कांसे की भैंसा और भेड़, एक भैंस व भेड़ की मूर्ति, भैंस व भेड़ की मूर्ति लिखना कांसे की घरेलू वस्तु में औजार, मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिली। नर्तकी मतलब वो भी डांसिंग फॉर्म में होगी वो लड़की। और दूसरा कांसे की भेड़ और भैंस की मूर्ति मिली है। एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तीसरा पॉइंट दिखाती हूँ। इक्का गाड़ी, मतलब कांसे और धातुओं की बनती थी। इक्का गाड़ी, बैल गाड़ी, कालीबंगा से तांबे की वृषभ की मूर्ति मिली है। तांबे की वृषभ की मूर्ति, वृषभ शायद बाघ है, एक बार आप चेक कर लेना। नहीं, वृषभ बैल। लोथल से तांबे की कुत्ते की मूर्ति, जैसे बंदर, ये जो है ना ये खेल खिलौने के लिए है। बंदर, भेड़, बकरी, कुत्ता, इनकी जो भी ये मूर्तियां मिली है ना, उसी तरह पुरुष, स्त्री, सभी की मूर्तियां मिली है। तो मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ की मूर्ति कला भी बहुत बड़े लेवल की थी, और मूर्ति कला को भी एज अ उद्योग धंधा इन्होंने यूज किया था। ठीक है, अब वो मूर्ति का किस से बनती थी, पत्थरों की बनाते थे, धातुओं की बनाते थे, टेराकोटा की, मिट्टी की, सारी चीजों से क्या है यहाँ पे मूर्ति बनती थी। तो मूर्ति कला में भी यही सारी चीजें आ जाएंगी। तो एक कला इनकी प्रस्तुत और दूसरी इसमें मूर्ति कला, तो दोनों ही इसी में आ गई है। ठीक है, उसके अलावा इक्का गाड़ी, बैल गाड़ी, ये खिलौने की तरह यूज होते थे। तो यहाँ की खिलौना इंडस्ट्री भी अच्छी खासी थी, और इन खिलौनों को बहुत से अन्य जो सभ्यता वाले हैं उन्होंने अपने पास मंगाया भी था। क्यों, क्योंकि कांसा तो इन्होंने बनाया था, कांसा बनाना इन्हें अच्छे से आता था। तो इनकी कांसे की वस्तुएं बहुत ज्यादा टिकाऊ होती थी, जिसकी वजह से ये लोग इन चीजों को मंगाते थे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा ये कौन सी जगह से क्या मिली है।
जैसे कालीबंगा से तांबे की वृषभ की मिली है, लोथल से तांबे के कुत्ते की मिली है, बंदर की, पुरुष की, स्त्री की, बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी, ये सब चीजें मिली है। दोस्तों अभी इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि आज कंप्लीट करवा दूंगी, बट अभी बहुत कुछ है। अभी इनके और भी उद्योग धंधे हमें देखने हैं। फिर उसके बाद इनका व्यापार देखना है, किन किन लोगों से व्यापार करते थे, इनकी नाप तोल प्रणाली, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था ना हमें पूरी डिटेल में पढ़नी है। अगर इनकी बारे में कुछ पढ़ने लायक है तो इनकी अर्थव्यवस्था और इनके धार्मिक स्ट्रक्चर, ये दो चीजें बहुत ज्यादा पढ़ने लायक है। और क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, जैसे वन लाइनर बन जाएंगे, ये चीज कहाँ से मिली है, और इनके उद्योग धंधों में नाप तोल की क्या प्रणाली रही थी, ये किन लोगों के साथ व्यापार करते थे, इनके व्यापार में कौन सी वस्तुएं होती थी, ये कौन सी वस्तुओं को तरजीह देते थे, किसको चलाते थे, और कृषि में ये कौन सी फसल उगाते थे, कौन से पशु को ये पालते थे, नहीं। तो इससे ना वन लाइनर बहुत ढेर सारे सवाल बनते हैं। तो ये वाला मैं सोच रही थी कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके ही बताऊं, क्योंकि जो पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है वो ज्यादातर आपको याद रखना है कि आपका प्री मेंस दोनों में काम आएगा। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स वगैरह दे रहे हैं उसमें भी काम आएगा, मेंस जो रिटर्न में लिखता है उसमें भी काम आएगा। तो हम इसका थोड़ा डिटेल में ही पढ़ेंगे। बाकी आज बहुत हो गया, मैंने थोड़ा लर्न करने वाला भी ज्यादा चीज है, थोड़ा सा आपको लर्न भी करना पड़ेगा। तो आज के लिए आपका इतना ही, आज आप लर्न कीजिएगा। आज भी मैं आंसर कुछ मेंस का वो नहीं दे रही क्वेश्चन, ये मैं अब जब थोड़ा इसका इकोनॉमिक वाला कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको दूंगी। बाकी आज के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और कल टाइम पर आ जाइएगा 8 बजे, फिर से कल हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। और साथ ही ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज हमें बस इतना सा सपोर्ट चाहिए आपका कि आप वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपनी तैयारी को भी बनाए रखें और रिवीजन करते रहें। अल्लाह हाफिज।